डियर फ्रेंड, वेलकम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है, गृह मंत्रालय के अंदर। उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल CISF 2022 की वैकेंसियाँ निकाली हैं, तो वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 26/9 मतलब कि आज से स्टार्ट हो रही है। 26/9/22 से 25/10/22 तक पूरा एक महीना दिया गया है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 25/10/2022 रहेगी, शाम को 5 बजे तक। क्योंकि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उनमें टाइम जो है रात होता है 23:59 का, रात 12 बजे के कह सकते हो, 1 सेकंड पहले, और इसमें 5 बजे है, ये ध्यान कर लेना। अप टू 5, तो बी केयरफुल। तो साथियों, अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। उनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मतलब उनमें स्टैंडर्ड जो है बॉडी का एटसेट्रा, हेल्थ, लेंथ, बॉडी की हाइट एटसेट्रा, वो थोड़ा डिफ़र है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, स्टेनोग्राफर के रूप में आना है, उनका पे स्केल जो है लेवल 5 का है। 29,200 से लेके 92,300 तक। जो भी इसके साथ अदर अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे हेड कांस्टेबल आएंगे मिनिस्ट्रियल में, उनका पे स्केल जो लेवल है वो 4 है। 25,500 से लेके 81,100 तक। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, सब इनको मिलेंगे। प्लस जो इनका CISF में अदर अलाउंस होते हैं वो मिलेंगे। और पेंशन के बारे में गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, जो ये डिपार्टमेंट है, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है वो इस पे लागू होगा, जो कि सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं सबके ऊपर 1 जनवरी 2004 से लागू है। तो इसका जो प्रोसेस होगा उसमें आम जो रिक्रूटमेंट होती हैं उनसे थोड़ा हटके होता है। इनमें जो आर्मी की हैं, पुलिस की हैं, CISF है, एटसेट्रा में, इनमें सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड OBT मॉड्यूल। जो इनमें से क्वालिफाई करेंगे उनका फिर स्किल टेस्ट होगा। कितने % बुलाएंगे वो आगे आपको बताएंगे हम। डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और स्टेनोग्राफर के लिए टाइप टेस्ट जो है वो होगा, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। उसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो आगे आपको बताएंगे। तो आगे हम चलते हैं। ये वही चीज़ें हैं। पहले रिटन टेस्ट होगा, OMR जो आपका स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, PST डॉक्यूमेंटेशन रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो OMR का जो टेस्ट होगा रिटन, उसके बाद ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा, तो आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। और इन 2 टेस्टों के बाद फिर आपका रिटन टेस्ट OMR होगा। जो दोनों में पहले में से क्वालिफाई हो जाएंगे, जो फिट आएंगे, उनको ही रिटन एग्ज़ाम में कॉल किया जाएगा। उसके बाद जो ऊपर का जो है पोर्शन 3 स्टेप होने के बाद PST डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी है वो 35% है फॉर अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन के लिए, और 33% रखी है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो ये एक मिनिमम रखा है, लेकिन उन्होंने आगे कर दिया है क्लियर, ये क्वालिफाइंग है। इससे ज़्यादा भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो इट विल नॉट बी मैंडेटरी टू कॉल ऑल द क्वालिफाइड। ये उन्होंने कर दिया कि जो रिटर्न में जिनको ये नंबर आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उन सबको कॉल किया जाएगा डिक्टेशन टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई दिया है इसमें, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द number of qualified candidates in written exam with reference to the number of vacancy for each post and each category. Accordingly, cut-off marks would be prescribed for each. जो कट ऑफ मार्क्स है वो 35% और 33% से ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो क्वालिफाइंग है, मिनिमम इतने चाहिए।
तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया वैकेंसीज़ के अनुसार जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट उनके अनुसार ही जो है स्किल टेस्ट को में बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिर मेरिट के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं, DME, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ही चेक कर लिए जाएंगे, उसके बाद ही रिटन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा। नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन जो है जो अपना अदर डिपार्टमेंट्स का होता है सर्टिफिकेट वगैरह लास्ट स्टेज पे चेक करते हैं, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया बेस पे दोनों वैकेंसियाँ होंगी, उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो बी केयरफुल। फाइनल रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया है, फाइनल रिजल्ट जो है जो सारे टेस्टों में क्वालिफाई होंगे और मेरिट जो बनेगी वो रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटर्न एग्जाम, सब्जेक्ट टू किया है सब्जेक्ट टू द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन दिस नोटिफिकेशन। वो सब जिनमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे सब में फिट होंगे और जो रिटर्न एग्ज़ाम का आपके मार्क्स होंगे उसके अनुसार आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन दी जाएगी। और इन्होंने और चीज़ कर दी है क्लियर कि जो एडमिट कार्ड हैं वो ओनली ऑनलाइन मोड पे आएंगे और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन मोड पे आएगी। और उसके लिए उन्होंने एक अपना साइट भी दी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, www.cisfrecruit.in। इसके अलावा कोई भी चैनल एक्सेप्ट नहीं होगा। और जितनी भी ये पोस्ट हैं उन्होंने लिखा है ये टेम्परेरी हैं बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। नॉर्मली ये परमानेंट हो जाती हैं बट मतलब नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन चलती है। आगे पे स्केल जो हमने पहले भी आपको बताया है, ASI जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं उनका लेवल 5 होगा 29,200 से लेके 92,300 तक। और जो हमारे हेड कांस्टेबल साहब जाएंगे मिनिस्ट्रियल में उनका पेस लेवल जो है 4 होगा 25,500 से लेके 81,100 तक। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि इसमें पार्क्स अलाउंसेस वगैरह बहुत होते हैं। और इसकी जो नेशनलिटी है कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल भारतीय नागरिक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बी केयरफुल। अब जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको दिखा दें। टोटल वैकेंसीज जो इसमें बनेंगी वो 540 बनेगी, उसमें से 122 जो वैकेंसीज़ हैं वो ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हैं और 418 जो हैं वो हेड कांस्टेबल साहब के लिए हैं। तो आप इसको भरने से पहले सारा चेक कर लेना, ये पूरी डिटेल दी हुई है अंडर अनरिजर्व SC ST OBC एक्सेट्रा। इनके अलावा और भी इनमें रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है जी। और ऑल कैंडिडेट मस्ट टू गिव द प्रेफरेंस, उनको एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी जब वो एप्लीकेशन भरेंगे कि वो किसको प्रेफरेंस देंगे, ASI को पहले देंगे और स्टेनो को बाद में, ASI या हेड कांस्टेबल, और बोथ दोनों को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो या दोनों में से एक भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर खाली कोई ASI लगना चाहता है तो वो एक ऑप्शन दे देगा, अगर वो दोनों में से कोई भी चाहता है तो उसको बोथ भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली कैंडिडेट बोथ का ही भरते हैं, तो इसमें आप देख लेना जैसा जैसा हर कैंडिडेट की अपनी चॉइस है तो उसके अनुसार। और जो इसमें अब बड़ी क्लियर उसने एक बात और की है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं ना वो लेडीज़ के लिए भी हैं, फीमेल के लिए भी, डायरेक्ट फीमेल के लिए, ऐसे ही इसमें डिपार्टमेंटल भी हैं, तो उनके बारे में बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है। और इसके अलावा जितनी ये टोटल पोस्टें हैं उनमें से 10% जो हैं वैकेंसी इन डायरेक्ट मेल कैंडिडेट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जो हमारे भारतीय सेना से, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से आते हैं, उन एक्स सर्विसमैन के लिए या अदर जो भी उस कैटेगरी में गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार आते हैं उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं टोटल में से, ऊपर जो डाटा दिखाया था। और उसमें आगे क्लियर कर दिया कि अगर वो 10% से फुलफिल नहीं होती एक्स सर्विसमैन, सारी कंडीशन फुलफिल नहीं करते और नहीं मिलते और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अदर कैंडिडेट से वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वो नोटिफिकेशन कंप्लीट कर दी जाएगी क्योंकि ये CISF का मामला है, फौज या होम मिनिस्ट्री का, तो इसमें भाई वो वैकेंसीज बाई आल मीन उन्होंने कंप्लीट करनी है इस बार में, नहीं तो नॉर्मली वो रह जाती हैं, फिर बाद में बैकलॉग पूरा किया जाता है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया
ऐसे ही जो 10% वैकेंसीज लड़कियों के लिए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, अगर वो नहीं फिलअप होती तो मेल कैंडिडेट से वो फिलअप करती जाएंगी। मतलब वैकेंसीज हर हालात में पूरी की जाएंगी, पूरी रिक्रूटमेंट होगी। तो उसके अलावा जो LDCE होता है, जो इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी जो वैकेंसी हैं अगर वो फिल नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलते, या जो उन्होंने मार्क किया हुआ है फिक्स मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सेट्रा मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये नहीं मिलते, तो डायरेक्ट कैंडिडेट के में से वो कैटेगरी में भर लीजिए। डायरेक्ट कैंडिडेट इन केस नॉट सफिशिएंट कैंडिडेट नॉट अवेलेबल इन द कैटेगरी, तो वो डायरेक्ट में से कर ली जाएंगी। ये तीनों तरह की उसने जो वैकेंसी जो रिजर्वेशन थी दी हुई है, जो एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए और उनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, तो उसने क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विस एंड पोस्ट रूल 2012 के अंडर है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो रूल है, तो वो आम कैंडिडेट से दूसरे जो कैंडिडेट उनमें से फिल कर दी जाएगी। तो इसके बाद ये पूरे ऑल इंडिया और इंडिया में कहीं भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। और रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बिल्कुल दोबारा से यहाँ लिखा, ऊपर भी दिखाया था, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और EWS के लिए जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शन हैं आज तक के, वो लागू होंगे और उनको रिजर्वेशन उस हिसाब से मिलेगी। ओनली वन एप्लीकेशन है, केवल एक एप्लीकेशन सब में सबमिट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करते। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। दोनों पोस्टों के लिए 10+2 होना चाहिए और वो पास होना चाहिए। और जो एज लिमिट दी है वो 18 से 25 तक होनी चाहिए, एज ऑन 25/10/22 जो लास्ट डेट है इसको भरने की। उन्होंने नीचे डेट भी दे दी है, 26/10/97 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए वो, नॉट हैव बीन बोर्न, और 25/10/2004 के बाद जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो एलिजिबल नहीं है। रिजर्वेशन का पीछे नीचे चार्ट दिखा हुआ, वो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्लियर कर दिया है। या जो भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो सारी लागू होंगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो कि इसके लिए मेन होता है, जो हमारे पुलिस या आर्मी की पोस्ट्स होती हैं, उसमें SC ST कैंडिडेट को छोड़ के 165 मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 जो है वो आपको हाइट चाहिए, 155। और ये रिलैक्सेशन कुछ इलाकों को दी गई है, जैसे गढ़वाली हैं, कुमायूं है, गोरखा, डोगरा, कश्मीर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, या गोरखा टेरिटोरियल है, उसमें 162 CM मेल के लिए और 150 CM फीमेल के लिए। ऐसे ही जो हमारे कैंडिडेट SC से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के, उनको 162 मैन के लिए और 150 फीमेल के लिए। उसके अलावा जो चेस्ट का है वो ओनली मेल के लिए है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं, उनके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका 77/82 मतलब 5 CM जो है वो एक्सपेंशन होता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि 77 वैसे होनी चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखानी पड़ेगी, तो 82 होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं उनको 76 और 81, इसमें 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो ये देख लेना। वेट भी जो है वो स्टैंडर्ड मेडिकल जो उनका फिक्स होता है उसके अनुसार आपका होना चाहिए। अदर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए जो कि स्किल टेस्ट के लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ASI के लिए डिक्टेशन 10 मिनट की होगी और @80 वर्ड पर मिनट होगी, और उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा जो आपको टाइप करना होता है वो 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर। और जो हमारे साथी हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो स्किल टेस्ट होगा, अगर वो इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो उनको 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा, और जो हमारे भाई हिंदी टाइपिंग में लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, उनको 30 वर्ड पर मिनट। तो उसके अलावा उसने क्लियर कर दिया है 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के और 30 हिंदी के जो हैं वो 10,500 kDPH की डिप्रेशन पर आवर्स इन इंग्लिश, 9,000 kDPH के जो मशीन्स जो भी होती हैं इनकी, उनके ऊपर उनको वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको अपनी तैयारी करनी है भाई। हिंदी एंड एवरेज 5 की डिस्प्रेशन पर ईच वर्ड पर ईच। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वही होगा जो कि इसका फिक्स है, नीचे उसकी नोटिफिकेशन दी हुई है, उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई करने से पहले ही अपना मेडिकल एक बार करवा लीजिए तो बेटर रहता है।
क्योंकि पता लग जाता है अगर कोई कमी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। टाटोस के बारे में जो हमारे हम बनाते हैं, ऊपर कुछ बना लेते हैं लोगो टाटोस, जो रिलीजियस हैं हमारे देश में सेंटिमेंट्स के अनुसार वो अलाउड हैं, अदर नहीं अलाउड हैं। और उनका साइज़ भी दिया हुआ है, मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड, उससे वो कम होना चाहिए। और कैंडिडेट जो आपके हमारे, क्योंकि आर्मी और पुलिस में जिनकी नोक नी है, फ्लैट फुट है, वेरिकोस वेन और स्प्लिंट इन आइस है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मस्ट नॉट हैव, ये नहीं होना चाहिए उन पे। और आई साइट जो है उन्होंने दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर से एक बार चेक करा लेना ज़रूरी रहता है अगर आपने आर्मी या पुलिस की सर्विस में जाना, बेल्ट वाली सर्विस बोलते हैं इसको, तो ये ज़रूरी है बात। इसके साथ एक और उसने बोल दिया कि जो इसकी लास्ट डेट है 25/10, तब उस डेट तक आपके पास सारे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, उसके बाद वाले एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये ध्यान से देख लेना। तो ये थोड़ी बहुत इसकी जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा डिसक्वालिफिकेशन एटसेट्रा, और इसमें फ़ीस है। और इसके लिए जो हमारे पूरे कंट्री में रिक्रूटमेंट सेक्टर हैं, इनके सेक्टर बनाए हुए हैं, सेंटर कह लो या जहाँ पर एप्लीकेशन एटसेट्रा होंगी, वो 8 बनाए हुए हैं। तो अपने अपने स्टेट या जहाँ पर आपको पड़ता है उसके अनुसार आप उससे आप कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में है, गाज़ियाबाद, मुंबई, कलकत्ता, और हमारा दुर्ग में है, झारखंड में रांची दुर्वा में है, और चेन्नई में है, कोलकाता में मैंने पहले बता दिया, कामरूप असम में है। तो उसके अनुसार आपको वहाँ से करना पड़ेगा। इसके बाद वही सेम चीज़ें हैं जो हम फ़ोटो वगैरह अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 25/10/22, ये बार बार दिखा रहा है 5 बजे तक। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से नोट करनी है भाइयों। और जो फ़ीस है वो 100 रुपया है, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। परंतु उसमें जो कैंडिडेट हमारे भाई SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन है, वो उनको ये फ़ीस एग्जम्प्टेड है। एक बार फिर उन्होंने नीचे लिख दिया है कि जो तो बच्चे फ़ीस जो है वो ऑनलाइन भरेंगे उनको 25/10 शाम 5 बजे तक भरनी पड़ेगी। परंतु अगर कोई कैश में अप्लाई करना चाहता है तो उसको SBI की ब्रांच में, जब उनका लास्ट वर्किंग आवर्स होता है, नॉर्मली जो इंडिया में है 10 से 4 है बैंकिंग आवर्स, तो उनको 27/10 तक जो है वो भरना पड़ेगा। कैश का अगर वोचर भरना है तो वो जमा कराना पड़ेगा, लेकिन उनका जो चलान है वो वही 25/10/22 को शाम 5 बजे से पहले पहले उनको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए। और फ़ीस जो एक बार दे देंगे वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है का टेस्ट है और डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और पहले से ही अपना दौड़ वगैरह लगानी है, जो भी करना है। हाइट की जो है टेस्ट है HBT, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, और ऐसे ही जो फिजिकल, उसके बाद जो है पार्टिसिपेट इन डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल का होगा। और जो फिजिकल अलाउड हो जाएगा उसको ही पार्टिसिपेट इन डॉक्यूमेंटेशन में किया जाएगा। वैसे नहीं सबका नहीं, उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं ये दिखाए हुए हैं क्या क्या चाहिए, मैट्रिक एक्सेट्रा। उसके अलावा जो पेपर होना है इसका रिटर्न, जिसके बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होनी है, जिसके बेस पे मेरिट बननी है, उसमें 1 घंटे 20 मिनट मीन 2 घंटे का वो टेस्ट होगा। और उसमें 4 पेपर होंगे, 25-25 उसमें क्वेश्चन होंगे और 25-25 उसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 2 घंटे का टाइम। पेपर क्या होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी। ये आप अपने चॉइस के अनुसार जो है उसको कर सकते हैं। आपने जो भी इंग्लिश में लेना है या हिंदी में लेना है तो ये आप उसका एप्लीकेशन में भर सकते हैं। और टेंटेटिव आंसर की ऑफ रिटर्न एग्जाम विल बी प्लेस्ड ऑन द CISF वेबसाइट, जो इनकी है उसके ऊपर वो डाल दी जाएगी। अगर कोई उसमें चेक करना चाहता है तो उसकी सारी प्रोविज़न होती है, रीचेकिंग, मतलब आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर विल बी ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, 12वीं का जो स्टैंडर्ड है, जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वही होगा, उसका स्टैंडर्ड रहेगा। और स्किल टेस्ट जो है उसके बारे में उसने फिर दिया है कि वो जो बच्चे हु आर प्लेस्ड इन मेरिट आएंगे, जो उनका जो अंडरगो टेस्ट होगा आफ्टर रिटर्न एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु आर प्लेस्ड इन मेरिट कैटेगरी वाइज will undergo skill test as mentioned in the para 5.4 and 5.5 for assistant sub inspector, stenographer and hand constable ministry respectively. This test will be only qualifying nature. मैंने पहले ही आपको बता दिया, सारी चीज़ें क्वालिफाइंग है, इनमें क्वालिफाई करना है आपको, जो मिनिमम स्टैंडर्ड वो आपको देंगे
ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इसका थोड़ा आम मेडिकल जो होती है, दूसरी रिक्रूटमेंट जो होती हैं आर्मी और पुलिस को छोड़कर, वो उससे इसका अलग होता है। तो इसलिए मैं दोबारा से फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत केयरफुली इसको ध्यान रखना है। और कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर्ड फिट और अनफिट होगा, बस उन्होंने क्लियर कर दिया है। नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज टेम्परेरी अनफिट, जैसे कि आर्मी या कहीं और चीज़ में होता है, पर यहाँ पर ऐसा उसने कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। मेडिकल बोर्ड जो कर देगा वो फाइनल है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो मिनिमम परसेंटेज आपको चाहिए फॉर रिटन एग्ज़ाम जो होना है, अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और SC/ST OBC के लिए 33%, ये मिनिमम है। परंतु उसके साथ उसने नोटिफिकेशन साथ में लिख दिया है, द क्वालिफाइंग मार्क्स मीन दैट पर्सन स्कोरिंग लेस दैन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज इवन इफ़ द वैकेंसी रिमेन अनफिल्ड। चाहे वो कहते हैं वैकेंसियाँ हमारी रिमेन अनफिल्ड रहें, कम से कम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। परंतु उसने आगे कर दिया, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मेरिट इन द रिटन एग्जामिनेशन। और इसके लिए अलग से वो कहते हैं कट ऑफ मार्क्स दिया जाएगा ईच कैटेगरी के लिए, वो तो मिनिमम है, कट ऑफ किया जाएगा। तो ये जनरल जो हमारी ज़रूरत थी आम, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों को इसको भरिए, और पुलिस की जो सेवाएं हैं अंडर होम मिनिस्ट्री वो आप इसमें सेवा करें। तो आप कोई भी जो अगर ज़रूरत है तो उसके लिए कि इन्होंने दिया इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट, किसी भी तरह के बेकावे में इधर उधर के फ्रॉड वालों से आपने बचना है, उन्होंने लिख दिया है। और इसके लिए कोई भी पैसा CISF नहीं लेता है, ऐसा आपने कहीं भी किसी गलत आदमी के पास नहीं फंसना। अगर कोई है तो आप ये इन्होंने साइट दी हुई है, ठीक है जी, तो आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल नोबल यूथ पे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।